So students, we have seen the evidences of evolution. There were 6 evidences. We have discussed that, and now if we are saying that there is a evolution, evolution has taken place. So different types of evolution theories have came up. So out of that, only 2 theories we have to study: Darwin's theory and Lamarckism. Okay, so today we are going to discuss Darwin's theory of natural selection. See the page number 7. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. डार्विन्स क्या बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा नेचर में वही सरवाइव करेगा. ठीक है, उनका कहना क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं नेचर में, लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके जो ज़िंदा रहेगा वो फिट रहेगा, और जो फिट रहेगा वही उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाएगा. दिस इज़ अबाउट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. ओके, सो इसके ऊपर उसने क्या किया, बहुत सारे स्पेसिमेंट्स, इननंबरेबल मतलब बहुत सारे अनकाउंटेबल उसने स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए, उनके ऊपर स्टडीज़ किए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीसीज़ के ऊपर, और फिर एक उसने थ्योरी भी पब्लिश की जिसका नाम है डार्विन्स थ्योरी, और एक बुक उसने पब्लिश किया था इसी के ऊपर, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, ये ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में भी ये आ सकते हैं क्वेश्चन. ओके, while explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolificially, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत बार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, यानी हम जो ज़िंदगी जीते हैं इसमें हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, है ना. एक जैसे देखो, आपको पता है ना, जंगल में सिर्फ राजा एक ही रहता है, कई सारे शेर रहते हैं लेकिन राजा एक ही रहता है. और वो कैसे राजा बनता है, जो बाकी लोगों से कम्पीट करके, बाकी लोगों से झगड़ा करके जो हीरो बनता है वही राजा रहता है ना. तो वैसे ही हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें भी एक क्या रहती है, एक कंपटीशन रहती है, बहुत सारी चीज़ों के लेके कंपटीशन रहती है, और इसी तरीके से वो ज़िंदा रहते हैं. इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस इसेंशियल फॉर द विनिंग द कंपटीशन, यानी कि कोई भी कंपटीशन जीतने के लिए जिस तरीके की ज़रूरतें होती है उस हिसाब से जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है वही क्या होता है, विनर होता है. अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा और उसी दिशा पे जाते हो, लेकिन अगर उस समय आपको वो ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ और करना चाहिए था, अगर आपने वो किया तो ही आप विनर हो सकते हो, है ना. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish यानी कि ख़त्म हो जाना. ठीक है, क्या बोलते हैं कि नेचर भी सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है जो कि फिट होता है और इस एटमॉस्फेयर में इस सर्वाइव कर सकता है. See the next. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and therefore give rise to the new species with their own specific characters. जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने जैसे दूसरे नए स्पीसीज तैयार करते हैं, और ये भी है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं. ओके, Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. ये तो एक बहुत नेचुरल बात है ना. देखो, जो भी प्रॉब्लम है, अभी जैसे कोरोना का हुआ है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है ना, करीब करीब सभी को होने वाला है, या जिनको नहीं हुआ है उनको भी होने वाला है. तो कई सारे लोग फिर भी हर कोई की डेथ नहीं हुई है ना. क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनकी इम्यूनिटी को ऐसा डेवलप किया कि वो उससे फाइट कर सकता था, क्योंकि वो फिट था. इसी तरीके से कोई भी चीज़ में वही
इंसान सर्वाइव कर सकता है, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो कि फिट हो, उस एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, राइट। इसीलिए ये जो थ्योरी थी ना, ये बहुत लॉन्ग समय तक के, लॉन्ग ड्यूरेशन तक के एक्सेप्टेड रही। सम ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी, सम ऑफ मेन ऑब्जेक्शंस आर, यानी कि देखो जो भी कोई साइंटिस्ट अपनी स्टडी लेके आता है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शंस उठते ही हैं, राइट। सो यहाँ पर भी क्या हुआ, डार्विन्स की थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पर हमारे इसमें डिस्कस किए। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। हम लोग मेनली इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और डार्विन्स ने क्या बोला कि जो नेचर क्या करता है, जो फिट है उसी को ज़िंदा रखता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो फिट है, जो उसी को नेचर क्या करता है, सर्वाइव करता है। लेकिन क्या कहा गया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है इवोल्यूशन के लिए, वहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता होगा, है ना। अभी हम और आगे देखेंगे वो ये मतलब एक्चुअली क्या है इस बारे में। ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़रूरत के हिसाब से इंसान बदल जाता है तो फिर वो नेचर का तो कोई इस पर रिलेशन नहीं है ना। तो इसलिए क्या बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब ये यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन क्या है, जो हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा था, याद है। वेस्टिजियल ऑर्गन में हमने देखा था कि अगर ज़रूरत नहीं हो तो हम लोग वो जो ऑर्गन है वो बॉडी में वेस्ट होता है, वेस्टिजियल होता है। तो इस चीज़ के बारे में, यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में डार्विन्स थ्योरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। सडनली एकदम फास्ट अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं या फिर स्लो चेंजेस हो रहे हैं, एब्रप्ट मतलब बहुत फास्ट, ओके, स्लो चेंजेस मतलब बहुत धीरे धीरे होने वाले चेंजेस। ऐसी कोई भी थ्योरी में इस बारे में बात नहीं करी गई है कि स्लो चेंजेस होते हैं या फिर एब्रप्ट फास्ट चेंजेस होते हैं, सडनली कोई चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्शंस वेयर गिवन इन द बुक। जनरली ये 3 ऑब्जेक्शंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डार्विन्स थ्योरी बहुत अच्छे से करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन, क्योंकि ये ऐसी थ्योरी थी जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया था, अभी भी यूज़ करते हैं, इसीलिए ये ऐसी एक थ्योरी थी इवोल्यूशन की जो एक माइलस्टोन के जैसी रही है, ओके। नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली टू स्टार्ट लैमार्किज्म। इसमें से जो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है ये हमें नहीं पढ़ना है, आपको एक बार इसको रीड कर लेना है, जिसमें डार्विन और लैमार्क के दोनों जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में डिटेल दी गई है, ये आप लोग सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैमार्किज्म। अब जैसे हमने देखा कि डार्विन ने अपनी एक थ्योरी रखी, वैसे ही लैमार्क ने भी एक थ्योरी रखी है। डार्विन ने क्या बोला था कि जो फिट रहेगा नेचर उसे अपने आप ही सर्वाइव करके रखता है और उसे वो अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज़ को ज़िंदा रखता है। लेकिन लैमार्क क्या कहता है, लैमार्क कुछ डार्विन से एकदम अलग कहता है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज्ड दैट मार्फोलॉजिकल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल मैंने बताया था आपको इसके पहले भी जब हमने पढ़ा था एविडेंसेस, मार्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, बाहरी चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन एंड the reason behind those morphological changes is activities और laziness of that organism। क्या बोला गया है कि जो मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बाहर से इंसान के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। और ये चेंजेस क्यों होते हैं, या तो इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, खुद एक्टिविटी करता है, या फिर आलस करता है, इसके ऊपर डिपेंड है कि उसमें वो चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ये उसका दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो दूसरा नाम मैंने आपको बोला, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन यानी बॉडी का पार्ट, अगर बॉडी का पार्ट को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है कि इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ओके।
सो ये देखो डार्विन का और इसका एकदम अलग अलग है। डार्विन क्या कहता है नेचर से अपने आप ही होता है, जबकि लैमार्क क्या कहता है कि आप अपना ऑर्गन यूज़ करते हो या नहीं करते हो, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, आपके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। दोनों एकदम डिफरेंट है। ओके, डार्विन को जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन थी और लैमार्क की जो थ्योरी थी वो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन थी, ये भी याद रखिएगा आप। फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज़, देखो अभी इसके एग्जांपल जो लैमार्क क्या कह रहा है कि आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, इसके ऊपर डिपेंड है कि आप में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे और आपका इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। इससे कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, देखिए। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउनिंग ऑफ लीव्स ऑफ tall plants by extending their necks for several generations। क्या बोला गया है कि जो जिराफ थे पहला क्या था, उसका नेक छोटा था। जिराफ सबको पता है ना, डायग्राम में दिखाया है, देखो जिराफ क्या था, पहले नेक उसका नॉर्मल था, छोटा था, लेकिन जब टॉल प्लांट्स आने लग गए तो जिराफ तो प्लांट ही खाता है, यानी लीव्स ही खाता है। तो फिर वो लीव्स खाने के लिए क्या करता है, वो अपनी गर्दन को ऊंचा ऊंचा करते रहता था, जिसकी वजह से फिर उसे क्या करना पड़ता था, वो टॉल प्लांट्स के लीव्स खाने के लिए उसको अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी। और ऐसे ही गर्दन ऊंची करते करते उसकी गर्दन क्या हो गई, रियल में ऊंची हो गई, बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई। तो ये क्या हो गया, सेम हमने क्या बोला कि उस अपना ऑर्गन यूज़ करता है या नहीं करता है, यूज़ करता है या डिसयूज़ करता है। तो उसने अपना ऑर्गन यूज़ किया, जो उसकी गर्दन थी उसको लंबा करने के लिए उसने कोशिश करी और उसकी क्या हो गई, नेक लंबी हो गई। लेकिन ये चेंजेस के लिए क्या लगा, बहुत ज़्यादा समय लगा है। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब उसने अपने एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट करने के लिए अपने आप में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाए हैं। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार। सबने देखा हुआ है लोहार जो बहुत बड़ा हथौड़ा लेके वो ये करते रहता है, पीटते रहता है ना लोहे को। तो ये जो लोहार होता है, इसके जो कंधे होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। वो जो बार बार हथौड़े को मारता है, उस मूवमेंट की वजह से उसके क्या हो जाते हैं, शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वो उसका जो हैमर रहता है, हथौड़ा रहता है, वो हम नहीं उठा सकते। वो कितना भी दुबला रहेगा ना तो भी वो उठा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके शोल्डर्स को वो आदत हो जाती है इतना बड़ा हथौड़ा उठाने की। सो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ ऑर्गन, राइट। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। अभी हमने पहले जो एग्जांपल देखे जिराफ का और आयरन स्मिथ का, ये कैसा था, उन्होंने अपने ऑर्गन यूज़ किए इसलिए उनमें चेंजेस आ गए। अब दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं कि डिसयूज़ का, अगर ऑर्गन यूज़ नहीं किए तो फिर क्या होगा। तो ऑस्ट्रिच जो होता है, यानी कि शाहमृग जैसे बोलते हैं, और ईमू नाम का एक पक्षी होता है, इन्होंने क्या किया, इनके पास में पंख थे फिर भी उन्होंने अपने पंख यूज़ नहीं किए, तो इसकी वजह से क्या हो गए, उनके पंख वीक हो गए बहुत। Like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. Similarly ये जो स्नेक वगैरह था, इसने क्या किया, अपने पैर यूज़ नहीं किया और उसकी वजह से क्या हो गया, उसके पैर भी आगे की जनरेशन में पूरी तरीके से डिसयूज़ होने की वजह से चले गए। ओके, नाउ ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो आपके पास में नेचुरली नहीं है, आपने उसको पाया है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स थे, ये सब कैरेक्टर्स कैसे देखे हमने कि उनके अंदर थे नहीं नेचुरली, उन्होंने वो क्या किया, अपने आप के अंदर चेंजेस किए और उसे एक्वायर्ड किया, पाया उसे, एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं लैमार्क के। पहला तो लैमार्किज्म, दूसरा यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, और तीसरा इंपॉर्टेंट है थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बहुत बार थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नाम से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, सो ऑल दीज थ्री नेम्स आर is of Lamarck theory. Okay, so development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted. क्या कहा
ये जो थियरी दिया था लैमार्क ने कि एक्टिविटी आप करते हो या फिर यूज़ करते हो या नहीं करते हो, इसके ऊपर जो इवोल्यूशन होता है वो बहुत एक्सेप्टेड हुआ, बट ट्रांसफ़र ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। बराबर है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो चेंजेस हुए हैं वो क्यों होंगे? क्योंकि वो जीन्स में नहीं है, वो अपने लिए खुद के लिए एक्वायर्ड किए हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होगा या नहीं होगा ये कोई हम लोग गारंटेड नहीं है, इसलिए ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुई। बिकॉज इट had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disapproved। और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं कैरेक्टर, ये प्रूव भी हुआ है जीन्स थ्योरी की वजह से, इसलिए ये थ्योरी को इस मामले में क्या किया गया? डिसअप्रूव्ड किया गया। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफ़र द कैरेक्टर्स which has acquired to the next generation, this is called ancestry of acquired characters। क्या बोला गया है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स क्या करते हैं, अगर ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो इस थियरी को क्या नाम दिया गया है? एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, सो ये दोनों जो चीज़ें हैं, डार्विन्स थियरी और लैमार्क थियरी, ये आपको बहुत अच्छे से करके रखनी है। 100% इसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। सो जस्ट डोंट, आप इसे अगर अच्छे से लर्न मत करिए, इसे आप लोगों को इसे समझ लेना है, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए, दोनों के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो समझ लीजिए। अगर इतना आप करते हो तो बहुत ही अच्छे से अपने मन से लिख सकते हो। ओके, सो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।